नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। आज के क्लास में आप जानेंगे किसी की भी कुंडली देख करके उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में और चरित्र के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं। कुंडली देख करके उस व्यक्ति के बारे में भी जानना आप कैसे सीख सकते हैं। साथ ही नौमास कुंडली देख करके किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी के स्वभाव और चरित्र के बारे में कैसे जाना जा सकता है, ये दो सूत्र मैं आपको देने वाला हूँ। कुंडली देख करके किसी भी व्यक्ति के चरित्र को देखना ये होता है हमारे लग्न पर निर्भर। लग्न जो है अन्य ग्रहों पर भी निर्भर होता है और बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दो सूत्रों की ही चर्चा करेंगे और ये दो सूत्र हर कुंडली पर लागू होंगे और इन दोनों सूत्रों से आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में अनुमान पता चल जाएगा। देखिए, लग्न जो होता है हमारा, ये लग्न शरीर होता है और लग्न की भूमिका बहुत अधिक होती है। ये हमारा हो गया लग्न। लग्न कुंडली में हम प्रथम भाव को देखना है। सूत्र नोट करिएगा आप सब लोग, पहले घर को देखना है, लग्न को देखना है, फर्स्ट हाउस। ये हमारा लग्न हुआ। लग्न से ही हमें इस बात का निर्णय पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको देख लेनी है कि आपका लग्न कौन सा है। देखना क्या है? लग्न देखना है और फिर उसके बाद आपको देखना है लग्न की डिग्री देखनी है। लग्न कितने अंश का है? हर कुंडली में अलग अलग अंश होते हैं लग्न के। लग्न का अंश 0 से लेकर के, चूंकि एक राशि 30 अंश की होती है तो इसलिए 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में राशियां होंगी, लग्न की डिग्री होगी। सबसे पहले लग्न की डिग्री नोट करना है। मान लीजिए यहाँ पर तुला लगन है, कोई भी लगन हो सकता है, मैं यहाँ पे तुला लगन मान ले रहा हूँ, 7 नंबर की गिनती है तो यहाँ पे तुला लग्न है। इसी प्रकार से कोई भी लग्न हो सकता है। अब यहाँ पर जो लग्न होगा उस लग्न की कोई ना कोई डिग्री होगी। लग्न 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। 11 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है। इसी प्रकार से लग्न 21 हो सकता है, 25 हो सकता है और 29 अंश हो सकता है, 29, 59 भी हो सकता है। लग्न की ये डिग्रियां हो जाती हैं। अब आपका जो लग्न है उसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। लग्न को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, लग्न की डिग्री को। अगर लग्न की जो पहली डिग्री है उसे मैं आपको बताऊं, अगर लग्न 0 डिग्री से, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर किसी भी कुंडली में लग्न 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में हो तो यह पहली कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी हमारी क्या होगी? 0 अंश से 10 अंश के बीच। आप देखिए, जिसका लग्न देख रहे हैं आप, उसका लग्न कितने अंश का है? क्या 0 से 10 अंश है? अथवा दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी? 11 से 20 अंश की बनेगी। तीसरी कैटेगरी क्या बनेगी? 20 हो गया तो अब यहाँ से हमें 21 से और 30 अंश तक लेना है। लगन की डिग्री इन्हीं में से किसी न किसी एक भाग में आएगी, यानी कि लग्न की डिग्रियों को, लग्न कितने अंश का होता है? 30 अंश का होता है, एक राशि 30 अंश की, तो उसी एक राशि के 3 भाग किए गए हैं और एक राशि के 3 भाग को हम क्या बोलते हैं? देशकाण बोलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच का है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रथम देश काल में हुआ है। एक और नई रोचक चीज आपको आज पता चल जाएगी बिना गुणा गणित के। किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली आप देखते हैं, अगर लग्न का अंश 0 से 10
डिग्री के बीच में है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रथम देश काल में हुआ है। और अगर लग्न की डिग्री 11 से 20 के बीच में हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म द्वितीय देश काल में हुआ है। और अगर लग्न की डिग्री 21 से 30 अंश के बीच हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म तृतीय देश काल में हुआ है। ये एक नई रोचक बात आपको पता चल गई। अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रथम देश काल में हुआ है तो प्रथम देश काल को नाम दिया गया है नारद ऋषि को। नारद ऋषि का नाम दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति का लग्न ही चाल, चरित्र और स्वभाव को बताता है तो अगर लग्न की डिग्री 0 से 10 के बीच में है तो वह नारद देश काल में आएगा। अगर 11 से 20 के बीच में है तो वह अगस्त ऋषि के देश काल में आएगा। और अगर तृतीय देश काल में लग्न है यानी लग्न की डिग्री 21 से 30 है तो ऐसा व्यक्ति दुर्वासा ऋषि के देश काल में पैदा हुआ है। अब आपको यह पता चल गया होगा कि किसी भी व्यक्ति के लग्न के अंशों को देख करके उसका जन्म किस देश काल में हुआ है ये आपको पता चल गया। अब जिस देश काल में जन्म हुआ है उस देश काल का क्या फल होता है मैं आपको ये भी बताता हूं जो आपको किसी भी व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव को जानने में मदद करेगा। फिर उसके बाद हम दूसरी विधि पर चलेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रथम देश काल में है तो वह नारद मुनि के देश काल में आता है। और नारद मुनि जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर प्रेमी होता है, विष्णु भगवान से ऐसे व्यक्ति की प्रीति होती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा हरि भजन, हरि का चिंतन करता रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति को हम आध्यात्मिक और धार्मिक मान सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में समान गति से नारद जी विचरण करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है जिसका जन्म नारद देश काल के अंतर्गत हुआ है, ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है और यात्रा करना उसको अच्छा लगता है। यात्राओं से थकान नहीं आती है, यानी व्यक्ति यात्रा करते हुए थकता नहीं है। नारद मुनि देव और दैत्यों दोनों के ही मित्र रहे हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म नारद देश काल में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हर किसी को अपना मित्र बना के रखेगा, हर किसी से जो है अपनी पहुंच और पहचान बना करके रखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और वीणा वादक यानी संगीत में भी निपुण होता है, भगवान का प्रेमी होता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है रहस्यों को उद्घाटित करता है, रहस्य को खोलता है। अगर कोई विषय वस्तु फंसा हुआ है जिसका सीक्रेट जानना है तो नारद ऋषि के देश काल में जिनका जन्म हुआ है वो उस सीक्रेट को अनकोड कर सकते हैं। लेकिन नारद ऋषि वालों में थोड़ा अधिक बोलने की भी जो है क्षमता आ जाती है, थोड़ा अधिक बोलने वाले होते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को प्रेषित करते हैं, यानी कुछ न कुछ चुगली करने का भी स्वभाव बोल सकते हैं आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में जिनका जन्म नारद मुनि के देश काल में हुआ है। तो इसलिए नारद मुनि के देश काल में आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा देश काल हमारा होता है अगस्त। अगर आपका जन्म लगन जो है, लगन की डिग्री, अगर आपके जन्म लगन की डिग्री अगर 11 से 20 के बीच में है तो आपके लिए अगस्त ऋषि का देश काल बनता है। द्वितीय देश काल में अगस्त ऋषि के गुण धर्म आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति योग और तपोबल की मूर्ति होता है, यानी ऐसा व्यक्ति योगी होता है, तप करने में सक्षम होता है। 2, 4, 6 घंटे बैठ करके पढ़ाई भी कर सकता है। 2, 4, 6 घंटे लगातार बैठ करके ऐसा व्यक्ति माला भी चला सकता है। यानी इनके अंदर धैर्य बहुत अधिक होता है, तप करने की शक्ति होती है। ऐसे लोगों का मन जल्दी विचलित नहीं होता है। ऐसे लोग सज्जन पुरुषों की सहायता करते हैं लेकिन दुष्टों का दमन भी करते हैं।
यही ऋषि थे जिन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया था और समुद्र को सुखा दिया था। यानी अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए दुष्ट है, अगर कोई व्यक्ति इनसे दुष्टता करता है तो ये उनको सुखा देते हैं, यानी उस व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड भी देते हैं। अगर ऐसे लोग इनके जो है मार्ग में बाधक बने, कुछ गलत कार्य करें तो ये दंडित भी करते हैं। इन्होंने ही विंध्याचल को झुकाकर उसकी पीठ पर चढ़कर दक्षिण भारत में जा बसे थे। यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही तपस्वी होते हैं, यानी क्षमता कूट कूट के ऐसे लोगों में भरी होती है, बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इन्होंने ही जो है आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की थी। यानी ऐसे लोग चीज़ों के क्रिएशन में निपुण होते हैं, नई इन्वेंशन करने में निपुण होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं, दुर्जनों का दमन करने वाले होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जिनका जन्म लग्न की डिग्री 11 से 20 के बीच में है। जिन लोगों के जन्म के लग्न की डिग्री 21 से 30 अंश के बीच में होती है वो दुर्वासा ऋषि की कैटेगरी में आ जाते हैं, दुर्वासा देशकाल में आ जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं क्रोध की अधिकता इनके अंदर होती है। ये बहुधा वस्त्र और भमन उदासीन होते हैं, यानी पैसा हो भी, अच्छी खासी आमदनी हो भी तो भी बहुत ज़्यादा लग्जरी मिल जाए लाइफ में, इस बात की चिंता नहीं करते हैं। भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए लालायित नहीं रहते हैं। ऐसे लोग आवश्यकता को देखते हैं, नीड देखते हैं, ग्रीड पे इनका फोकस नहीं होता है। बहुत ज़्यादा महंगा जूता पहन ले, बहुत ज़्यादा महंगा शर्ट पहन ले, पैसा हो गया तो लोगों को दिखाएं, उसका प्रभाव डालें अपने हाव भाव, विचार और पहनावे से। ऐसा ये लोग कुछ नहीं करते। यानी ये ऐसे लोग यथार्थ में जीते हैं और ऐसे लोग दिखावटी नहीं होते हैं, जिनका जन्म दुर्वासा के देश काल में हुआ होता है। ये लोग भी तपोबली होते हैं, लेकिन क्रोधी भी महा होते हैं। महाक्रोध, देखिए क्रोध सबको आता है। कुछ लोगों को हर बात पे, जरा जरा सी भी बात पे क्रोध आता है। कुछ लोग सामने वाले को हमेशा जब भी समझाना चाहते हैं तो गुस्से में समझाते हैं। यानी कुछ लोग जो सामने वाले को समझाना चाहते हो हमेशा आदेशात्मक तरीके से समझाना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी में दुर्वासा ऋषि के देशकाल के लोग आ जाते हैं। इन्हें नियम बड़ा पसंद होता है। जो लोग नियम की अवहेलना करते हैं ऐसे लोग इनको नापसंद हैं। पूरा ट्रैफिक खाली है, लाल बत्ती है, तो कुछ लोग सोचेंगे चलो निकल जाएं, लेकिन ये लोग नियम को कभी स्वयं नहीं तोड़ते हैं, और जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर ये जो है अपने क्रोध दिखाते हैं, इनके क्रोध का भाजन हो जाते हैं। इनके शाप से अनेक राजाओं ने दुख कष्ट सहन किया है, इस बात को नोट करना चाहिए। जो लोग दुर्वासा देश काल में होते हैं ऐसे लोगों को क्रोध में किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के वचन, खासकर क्रोध में बोले गए दुर्वचन सामने वाले के जीवन में लग भी जाते हैं, उतर कर आ जाते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो दुर्वासा ऋषि के देश काल में पैदा हुए होते हैं ये मुंहफट होते हैं, सारी बात बोलेंगे, इस चीज का विचार नहीं करेंगे कि आपको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। जो चीज सही है उसको समझाने के लिए पूरा का पूरा बोलेंगे, भावनाओं का ख्याल रख करके बोलेंगे नहीं, अपनी बात को समझा देंगे और आपको नियम और कायदे कानून के रास्ते पर ले आएंगे। दुर्वासा के देश काल में जन्म लेने वाले, इनके अंदर अभिमान भी होता है, अधीर होते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपने इनसे बोल दिया कि मैं 30 मिनट में आ रहा हूं और अगर 35 मिनट हुआ तो ये अधीर हो जाएंगे, क्रोध बढ़ जाएगा और फिर ये आपको अपने क्रोध का भाजन बना लेते हैं। ये दूसरों को भी कष्ट देते हैं और स्वयं को भी शरीर से तप के द्वारा कष्ट देते रहते हैं। ऐसे जातक नियम का पालन करते हैं, कर्म कर्तव्य में निष्णात होते हैं, प्रवीण होते हैं।
तो आप ये 3 कैटेगरी देखिए। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए 0 से लेकर के 10 के बीच में नारद मुनि का कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति की डिग्री 0 है, किसी की 1 होगी, किसी की 2, तब इसमें अंतर क्या आएगा? देखिए, नारद देशकाल में जन्म हुआ है, डिग्री अगर कम है, 0 है, 1 है, तो इसमें फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब स्वरूप। तो अगर 0 अंश का है तो नारद मुनि के जितने सारे गुण हैं वो पूर्ण रूप से हावी नहीं है। जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ती है तो वो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। अगर किसी का जन्म 5 अंश पे हुआ है तो नारद मुनि के लगभग बैलेंस पे बैठा हुआ है। नारद मुनि जो है उनके गुण इसके अंदर आ गए। लेकिन अब अगर डिग्री 9 है, 10 है, तो नारद मुनि का पूरा कैरेक्टर पा गए। यानी ऐसे लोग, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल दूं और समझाने के लिए बोल दूं, तो ऐसे लोग एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में बहुत ही निष्णात होंगे। लेकिन अगर वही डिग्री 2 है तो आपने 10 बातें बोली है तो 2-3 बातें पहुंचा देंगे। अगर 10 अंश पर है तो आपने जितना बोला उसमें मिर्च मसाला लगा के पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अगस्त मुनि का है, दुर्वासा का है, तो डिग्री जितनी अधिक रहेगी उस ऋषि के देशकाल का गुण उतना ही अधिक समाहित होता चला जाएगा। अब एक दूसरी चीज मैं आपको दूसरे सूत्र पर ले चलता हूं। ये तो देशकाल से हो गया। अब दूसरा सूत्र जो है ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अंशों से आप निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा सूत्र ये है, किसी भी व्यक्ति का चरित्र, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव गलत होगा, भले ही वह अंदर से ना दिखे। 2 चीजें होती हैं व्यक्ति के आचरण, चरित्र और स्वभाव में कमी होने पर। कुछ लोगों का दुष्चरित्र, दुष्आचरण परिलक्षित हो जाता है, दिखता है, और कुछ लोग अपने आप को छिपा के रख ले जाते हैं। तो अभी जो मैं सूत्र बताने चल रहा हूं उसका सूत्र यह है कि अगर लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति का आचरण, चरित्र और व्यवहार में कमी आ जाती है। कुछ ना कुछ बुराई आएगी। कोई जरूरी नहीं है जन्मते ही सारी चीजें, सारा फल मिल जाए। जब भी यह योग एक्टिवेट होगा उस समय से व्यक्ति का चरित्र बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा। अगर लग्न में नीच का ग्रह है तो अगर लग्नेश भी नीच का है, लगन में नीच का ग्रह हो, क्या हो, लग्न में नीच का ग्रह हो और लग्नेश भी नीच का ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है आचरणहीन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आचरण और संस्कार से विहीन हो जाएगा जब लग्न भाव वह नीच राशि एक्टिवेट होगी उस समय। अगर दोनों में से एक ही है, लगन में ही नीच का ग्रह है लेकिन लग्नेश बलवान हो गया है, या लग्नेश जो है खराब हो, लग्न में अच्छा ग्रह हो, तो बैलेंस हो जाती हैं चीजें, व्यक्ति सुधर जाएगा। यानी लग्न और लग्नेश का नीच होना, लग्न पे नीच ग्रह की दृष्टि होना व्यक्ति के आचरण, स्वभाव आदि को बिगाड़ता है। अब अगर लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो नीच राशि में है, अगर वह शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति अपने गलत आचरण को समाज से छुपा ले जाता है। वहीं अगर क्रूर ग्रह होगा जो नीच का होगा लग्न में, तो व्यक्ति जो है अपने गलत आचरण को समाज से नहीं छुपा पाता है। समाज उसके गलत आचरण के बारे में, गलत अनैतिक कार्यों के बारे में, इलीगल कार्यों के बारे में समाज को जानकारी भी मिल जाती है। तो ये 2 सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए।